हम टाइम टी पे पोजीशन, वेलोसिटी ये सब लिख सकते हैं। तो यहां पे ऐसा ही है, हम क्या करें, जहां से फेंका है उसको ओरिजिन लें, दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कर लें, फिर दोनों की टाइम टी पे यू एक्स वी वाई लिखें, और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट जीरो करें, तो वो टाइम आएगा वहां से, और फिर उस टाइम पे सेपरेशन कितना है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या आप बता सकते हो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी? यहां यहां बताओ। एक को 3 से उधर फेंका, एक को 4 से उधर फेंका, और एक्सेलरेशन 0 है, तो 7 रहेगी, हॉरिजॉन्टली 7 रहेगी। दोनों हमेशा ऐसे एक दूसरे से ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव हॉरिजॉन्टल है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा हॉरिजॉन्टली जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो 7 है, तो टाइम टी पे गैप कितना हो जाएगा? 70। दैट्स इट, 70 हो जाएगा क्या? यस नो? तो हम एक जगह ओरिजिन सेट करें, तो हमने इस टावर से फेंका है। अब इसमें एक्चुअली वाई ऊपर का कोई काम नहीं है, तो वाई किधर ले, नीचे ले, क्योंकि नीचे की तरफ ही आ रहे हैं पार्टिकल। तो ये हमने एक्स और वाई सेट कर दिया, और एक पार्टिकल को इधर से फेंका है 3 से, और दूसरे पार्टिकल को समन्यु इधर फेंका है 4 से। तो ये U1 और ये U2। यहां हमारा ओरिजिन हो गया। कंप्लीट वेक्टर एक साथ लिख लूं क्या? V वेक्टर बराबर U वेक्टर प्लस A वेक्टर T, ये मेरे को कंप्लीट वेक्टर ही चाहिए, है ना? तो V1 वेक्टर इज U1 वेक्टर प्लस A1 वेक्टर इंटू T। U1 वेक्टर है 3i कैप, A1 वेक्टर है माइनस प्लस 10j इंटू T। देखना ओके क्या, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या? ये टाइम T पे 1 की वेलोसिटी होगी, ऐसे टाइम T पे 2 की वेलोसिटी, U2 वेक्टर प्लस A2T, दैट इज माइनस 4i कैप, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, प्लस 10j कैप इंटू T। ये आ गई ना, वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या करें, डॉट जीरो कर दें। सो व्हेन V1 वेक्टर perpendicular to V2 vector, then V1 dot V2 is 0। तो V1 डॉट V2, मैं समझाने के लिए, रिकॉल करने के लिए, A डॉट भी क्या होता है, AX BX AY BY, तो ये हो गया V1X V2X प्लस V1Y V2Y बराबर 0। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी तक कॉन्सेप्चुअली कुछ पूछना है किसी को? कना, प्रतीक? तो V1X V2X 3 और -4, ये V1X V2X हो गया। V1Y V2Y 10T 10T 100T स्क्वायर बराबर 0। सो T स्क्वायर इज 100/12। हाँ
12 by 100. So t square is 12 by 100. 3 by 25. So t is अंडर रूट 3 by 25. ऐसे मान लो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो पहले नीचे वाले 25 को एडजस्ट तो ऐसे अंडर रूट 5, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट 3, तो 1.7 इंटू 2 3.4 अपॉन 10 0.34 अंदाज से, तो ये टी आ गया. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. अब डिस्टेंस निकालना है तो या तो हम x से x भी y भी निकालें और सबट्रैक्ट करें, और या फिर डायरेक्टली रिलेटिव कर दें. तो रिलेटिव कर दें तो R12 is R12 initial plus U12T plus half A12 T square. A12 0 है, R12 इनिशियल 0 है, U12 7 आई है, T रूट 3 by 5 है. तो ये हो गया 7 रूट 3 by 5 आई. तो 2 के रिस्पेक्ट में 1, 2 के रिस्पेक्ट में 1 इतना आगे है, तो गैप कितना हो गया, बस 7 रूट 3 by 5. तो R12 हो गया 7 रूट 3 by 5. यही गैप है इनके बीच में. डाउट रेज करना, ये पूरे मोशन में रहेगा, पूरा नहीं चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि इससे रिलेटिव वेलोसिटी लगातार चेंज होता रहेगा. तो उस मोमेंट पे है जब, हाँ ये वाली टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन हमेशा यही रहेगी. यहाँ पे टी लिख दो तो 70 रहेगा गैप. तनिष कुछ कहना है, किसी और कुछ कहना है? मैं फ्लिप कर रहा हूँ. इशित रीड करना. from same point. The path of one with respect to another is vertical straight line till both are in sight. Find the angle theta and separation between them when A is at highest point of its spin. दो प्रोजेक्टाइल है शुभ, एक ही पॉइंट से फायर किया और U1 थीटा 1 U2 थीटा 2 गिवन है, जिसमें थीटा 2 अननोन है. बोला एक के रेस्पेक्ट दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. एक के रेस्पेक्ट दूसरा कैसे जा रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा है एक के रेस्पेक्ट में दूसरा. तो आपको इस बेसिस से सोचना है क्या कंडीशन बनेगी, उससे थीटा मिलेगा. तो ये थीटा मिल गया, फाइंड द एंगल थीटा हो गया. अब सेपरेशन बिटवीन देम तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे और ओरली सेपरेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन ए इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी. ए हाईएस्ट पे कब होगा फॉर्मूला से आ जाएगा, और उस टाइम पे गैप कितना है वो निकालना. तो सबसे पहले ये देखना है कि ए बी के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कैसे एक्सप्लॉइट करें, कैसे काम में लें. हमें मालूम है अंडर ग्रेविटी एक के रिस्पेक्ट दूसरा स्ट्रेट लाइन में जाता है. अब यहां पे ये दे रखा है कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो वर्टिकल है. वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है, ये दे रखा है अपने को. कनो कुछ कहना है? नहीं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इससे कुछ मिलेगा हमें. एक के रिस्पेक्ट दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी कि केवल वर्टिकल मोशन हो रहा है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है. तो हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है. यदि हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा
मतलब हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, यस नो, बस उसी कंडीशन को यूज करेंगे। हाँ, एक ही पॉइंट से आप बोल रहे हो एक इधर फेंका और एक उधर फेंका, ऐसे नहीं, उसने बोला है टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट दिस फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ऋषित ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का नाम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो हमें निकालना है फिर कि थीटा कितना है। तो क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, मतलब यूएबी वाई जीरो है या यूएबी एक्स जीरो है, यूएबी वाई जीरो है, तो यूएबी वाई इज यूए वाई माइनस यूबी वाई, नहीं वर्टिकल में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो यूएबी एक्स जीरो है, दैट मींस यूए एक्स बराबर यूबी एक्स, तो वहां से बस सीधा आ गया। एक बार समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, भैया समझ में आना चाहिए क्या क्या रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लॉजिक लिख लिया पहले, सिंस द पाथ ऑफ one particle, the path of one with respect to another is a vertical straight line so relative velocity in horizontal is zero। ऐसे मैं देखो मेरी लिखने की स्टाइल देखो, इवन आप देखो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, जैसे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन, मेरी तरफ देखो, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, आपको लॉजिक ध्यान है, आपने फट से कर दिया यू ए कॉस थीटा ए बराबर यू बी कॉस थीटा बी, आंसर आ गया। इससे थोड़ा बेटर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें मई 28 तक कैरी करना है और इनको दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। आगे सिलेबस का वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको पीछे वाले कंटेंट को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी टाइम सॉल्व करते वक्त 10-20 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा डाल दें, जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसको प्यार से अच्छी तरह से लिख दें, तो हम उस कॉन्सेप्ट में अपने ब्रेन को अच्छे तरह से ट्रेन कर रहे हैं और बाद में हमें रिकॉल करने में बहुत सुविधा होगी। बट ज्यादातर बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इस बात को मिस कर देते हैं क्योंकि उनको काम करने की जल्दी रहती है और इसलिए सारी मेहनत करने के बाद में भी चीजें याद नहीं आती है टाइमली और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेहनत कर रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। रीजन क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करते हैं। तो इसलिए जैसे मैं लिखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वैसे ही स्पीड बढ़ेगी लिखने से, दिमाग ट्रेन होगा, सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस होंगे, एक इंटीरियोरिटी सेटल रहेगी। आप कभी देखना जब आप आराम से लिखते हो ना तो आपका मन भी शांत रहता है थोड़ा सा, और आप फिनिश करने के उसमें रहते हो तो फिर मन भी थोड़ा रेस्टलेस होता है, माइंड भी थोड़ा रेस्टलेस होता है। तो आप ये काम बड़ा सुकून वाला काम है, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से काम है, तो आपने लिखने में वो चीज लेकर आओ कि आप आराम आराम से लिख रहे हो। आप स्पीड की चिंता मत करो, यदि आपने मेहनत करी होगी ना तो कॉन्सेप्ट्स बहुत फास्ट आएंगे दिमाग में और अपने आप स्पीड बनेगी। तो आप स्पीड को दिमाग में बिल्कुल मत रखो जब सेल्फ स्टडी करते हो, जब एक्सरसाइज शीट सॉल्व करते हो। आपका एम होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से कर सकता हूँ और इसके कॉन्सेप्ट को भी मैं लिख रहा हूँ, आराम से फिगर बना रहा हूँ। दिमाग ट्रेन हो गया ना तो ऐसा ओरल करता है, सारी चीजें शानदार तरीके से ओरल करता है। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में, बट उसके लिए अभी ढंग से पेन चलाना होगा। अभी पेन नहीं चलाओगे तो बाद में फिर नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी ढंग से पेन चलाओ, सिस्टमैटिकली कैलकुलेशन आराम से करो, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर ये दिख रहा है सीधा सा, बट फिर भी उस कॉन्सेप्ट को लिखो कि इस रीजन से आपका ए हुआ है,
रश मत करो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी। और नहीं तो फिर ये सारा सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का ऐसा लगेगा यार क्या साला कुछ याद ही नहीं आता, और फिर मार्क्स ही नहीं आएंगे। और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, आईआईटी वाले बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक चैप्टर का टेस्ट लें, 2 चैप्टर का टेस्ट लें। हमें आपको पूरा सिलेबस रेडी रखने के लिए तैयार करना होगा कि आपको हर मोमेंट पे पूरा सिलेबस रेडी रहे। तो कुछ ही बच्चे, हार्डली 5-7 बच्चे ऐसे कर पाते हैं। अभी आप देखो 12th के मार्क्स देखो, कभी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, 5-6 बच्चों के एकदम एक डिसेंट रेंज में मार्क्स हैं, और फिर एकदम ड्रॉप, फिर किसी का -1 मार्क, किसी का 0 मार्क, 360 में से, फिजिक्स में 120 में से 0 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे फिर अगले साल हमारे होंगे नंबर। यही समय है जब ठीक तरीके से हम लिखें, अच्छी तरह से हम पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें, ताकि दिमाग में चीजें घुसे, कॉन्सेप्ट्स इतने रीइंफोर्स, इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमें जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा उनको रिकॉल करने के लिए। एम आई मेकिंग सेंस? सो ये मैंने समझाया। अब हमें क्या करना है, अब हमें, क्योंकि वर्टिकल में मोशन हो रहा है यानी कि एक्स में वेलोसिटी को 0 करना है। मतलब इसको यदि, ये तो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसी डायग्राम को विथ रिस्पेक्ट टू सपोज 2 देखें, तो विथ रिस्पेक्ट टू 2 देखें या 1 देखें, किसी भी रिस्पेक्ट में, सपोज विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखें, तो ऐसे में ये u ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, और जो 1 है वो स्टॉप्ड है, 1 स्टॉप्ड है, और 2 उसको ऐसा नजर आ रहा है, 2 का मोशन ऐसा नजर आ रहा है। तो u21x 0 है, u21x which is u2x minus u1x बराबर 0। So u2x that is 20 cos theta, u1x 15 cos 37 बराबर 0। 12/20 that is 3/5, तो थीटा आ गया 53 डिग्री, थीटा 53 डिग्री। डाउट रेज करना। विद रिस्पेक्ट टू 1 बोल रहा है, दूसरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 1 दूसरे की वेलोसिटी वर्टिकल है, या तो अप या डाउन, ऐसा। सक्षम समझना है? हाँ, डेल्टा x21 0 होना चाहिए, वेरी नाइस। और डेल्टा x21 0 कब होगा? जब u21x कितना होगा? 0 होगा, सही। हाँ, तो ये हो गया। अब हमसे बोला है वेदांत कि फाइंड द एंगल, ये हो गया। सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन a इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब a इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो फिर ग्राउंड फ्रेम में आना पड़ेगा कि a हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पे कब है। तो a is at its highest point of trajectory when t is u1
साइन थीटा 1/g, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था, टू यू साइन थीटा बाई जी कहा था, u1 साइन थीटा 1/g, u1 है 15 साइन थीटा 0.6, 9 अपॉन जी 0.9, तो 0.9 सेकेंड। इस टाइम पे सेपरेशन निकालना है, केवल y में मोशन हो रहा है, सो सेपरेशन R21 फाइनल is R21 initial plus U21 t plus half A21 t स्क्वायर, तो ये 0 है, ये 0 है, U21 कितनी है y में वेलोसिटी, U2y माइनस U1y j, ये U21 है इंटू टी, तो U2y हो गई 20 इंटू साइन 53। समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, ये है 15 इंटू साइन 37 और t की वैल्यू आई 0.9, 16 माइनस 9, 7, 7 इंटू 0.9, 6.3 j मीटर। तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 6.3 ऊपर है, 2 के रेस्पेक्ट में 1 6.3 नीचे है, ये इनके बीच में गैप आ गया। ऐसे मैं जानबूझ के थोड़ा टाइम ज्यादा लगाता हूं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ पिक्चर देने के लिए। मेरा एम केवल ये क्वेश्चन नहीं है, जनरल है, तो मैं चाहता तो डायरेक्टली U21y इंटू टी लिख सकता था, मैं चाहता तो डायरेक्टली U21y इंटू टी लिख सकता था, क्योंकि y में मोशन हो रहा है। बट मैं आपको जनरल सिखाना चाह रहा हूं कि यार 1 2 को फेंका और इनके बीच में गैप चाहिए, तो जनरल कैसे सोचेंगे अपन, हो सकता है एक्सेलरेशन अलग अलग हो, तो जनरल कैसे सोचेंगे, r बराबर r इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें डेटा डाल देंगे। गैप होता है ना एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पोजीशन लेंथ, गैप का मतलब क्या होता है, एक के रेस्पेक्ट में जो दूसरे की पोजीशन है उसकी लेंथ, r वेक्टर की लेंथ, तो वो अपने को चाहिए। डाउट रेज कर दो। पहले ये समझ में आ गया कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्टिकल जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी को शिवेन अपन ने 0 कर दिया। प्रखर अब बोल रहा है कि भाई जब a हाईएस्ट पॉइंट पर है तो b और a में गैप कितना है, तो जब a हाईएस्ट पॉइंट पर है तो ये ग्राउंड फ्रेम का मोशन, a हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पैराबोला में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, हाईएस्ट पॉइंट u sin थीटा बाई जी, तो पहले टाइम निकाला। अब इस टाइम पे इनके बीच में गैप कितना है, गैप मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन की लेंथ, तो वो हो गई R21 की लेंथ, तो R21 फाइनल इज R21 इनिशियल प्लस U21 t प्लस हाफ A21 t स्क्वायर, A21 0, R21 इनिशियल 0 क्योंकि एक ही पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, और U21 x में तो है ही नहीं है, केवल y में, तो U2y माइनस U1y j, ये U21 हो गया इंटू टी हम निकाल चुके हैं वहां से आया। और बोलो प्रतीक शुभद, हाँ अब छोड़ दें, हमें विंड ब्लो करेगी तो विंड के रिस्पेक्ट में तो फिर एक्स में एक्सेलरेशन आएगा, किसी और डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दोनों क्योंकि सेम फील्ड में हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा, तभी सेम, और फिर अदरवाइज जो होगा देख लेंगे उस टाइम। तो हमने कंडीशन ऑफ कोलिजन निकाल ली, हमने मिनिमम सेपरेशन निकालना सीखा, हमने रिवर बोट किया, हमने रेन अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, और अब हम देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन,
So consider two particles having velocities v1 and v2 at an angle θ1, θ2 respectively. With the line joining them. जैसे ये लाइन जॉइनिंग है और एक पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज v1 इस तरह से और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 इस तरह से है। ये एंगल θ1 θ2 ये इनके बीच में गैप है L। ठीक है, ये इनके बीच में गैप है L। So velocity of approach or separation is equal to the component of relative velocity along the line joining them. Velocity of approach separation is equal to component of relative velocity along the line joining them. ठीक है, देखो मेरा ये कहना है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो स्टॉप, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा। अब यहां पे दो एक्सट्रीम सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी ऐसे है ऑलवेज, और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी सपोज ऐसे है,
या फिर एक के रिस्पेक्ट में तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, तो जैसे पहले वाले फिगर में देखें तो ए के रिस्पेक्ट में बी, जो VBA है वो इस तरफ है। तो आपको क्या लग रहा है, कभी ये लाइन ए बी रोटेट होगी क्या? कभी ये लाइन ए बी रोटेट होगी क्या? नहीं होगी। ए के रिस्पेक्ट में ए स्टॉप्ड, ये सब हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो स्टॉप्ड है यहां पे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, और बी की वेलोसिटी हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल बाहर की तरफ है। तो ए को क्या नजर आएगा? बी ऑलवेज सेम लाइन के लॉन्ग अवे जाता जा रहा है। और सेकंड फिगर में क्या नजर आएगा? सेकंड में नजर आ रहा है कि जो बी है वो हमेशा किधर आ रहा है? टूवर्ड्स ए आ रहा है। तो गैप लगातार कम होगा। इस केस में गैप लगातार बढ़ेगा, इस केस में गैप लगातार कम होगा। और ए स्टॉप्ड है और बी की वेलोसिटी हमेशा लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। सर्कल में क्या होता था? रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती थी। तो इसमें पार्टिकल कैसे जाएगा? सर्कल में जाता जाएगा। क्या इनके बीच में गैप चेंज होगा? नहीं, इनके बीच में गैप चेंज नहीं होगा। तो जो गैप चेंज होता है, यानी कि जो अप्रोच होता है, वो किसकी वजह से होता है? जो वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट है, उसी से गैप चेंज होता है। यदि वेलोसिटी हमेशा लाइन जॉइनिंग के कारते एक परपेंडिकुलर है, तो फिर सर्कल में ऐसा होता था, वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होती थी और सर्कल में जाता था, तो फिर गैप चेंज नहीं हो। तो हमारा कहना है कि वेलोसिटी अप्रोच है ना, कि भाई मुझे कृष्णा किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, मतलब हमारे बीच में गैप किस रेट से कम हो रहा है, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मुझसे कृष्णा किस रेट से अवे जा रहा है, हमारे बीच में गैप किस रेट से बढ़ रहा है। तो जब भी अप्रोच या सेपरेशन की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी का केवल कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है? जो लाइन जॉइनिंग के पैरेलल है। जो लाइन जॉइनिंग के पैरेलल है केवल वही इफेक्टिव है। जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इफेक्टिव नहीं है। इज दिस ओके? ठीक है। तो वेलोसिटी अप्रोच, अब यदि ए के रिस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी का लाइन जॉइनिंग के अलग कंपोनेंट बाहर की तरफ आता है, मतलब हम बात कर रहे हैं इस फिगर में VBA पैरेलल, तो इसमें आ रहा है वो V2 cos थीटा 2 माइनस V1 cos थीटा 1। VAB पैरेलल मतलब लाइन जॉइनिंग के अलग कंपोनेंट है ना। VAB पैरेलल VBA पैरेलल component of relative velocity of B with respect to A along line AB। अब यदि ये कंपोनेंट 0 आ रहा है तो इस समय सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यदि ये कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेपरेशन बढ़ रहा है, और ये कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब सेपरेशन कम हो रहा है।
तो सेपरेशन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अर्नव सेपरेशन कम होगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो ये जो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी होती है उससे डिसाइड होता है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ए के रेस्पेक्ट में मैं स्टॉप दूं, मेरे से कृष्णा की वेलोसिटी हमेशा लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। जब भी ज्वाइन कर रहे हैं तो हमेशा मेरी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऑलवेज। हाँ, उसके उस फिगर में हम कह रहे हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग के, ऐसे। ये ठीक है। तो कभी कभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, तो हमें क्या निकालना है उस समय, लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। केवल वो कंपोनेंट लेना है जो लाइन जॉइनिंग के पैरेलल है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, ये अपन बोल रहे हैं। ये dl बाई dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन होगा। सो dl by dt is so d of L of B with respect to A dt is VBA pi। जो B का A के रिस्पेक्ट में पैरेलल कंपोनेंट है उससे L B का A से चेंज हो रहा होगा। यदि VBA पैरेलल पॉजिटिव आ रहा है यानी कि गैप बढ़ रहा है, VBA पैरेलल नेगेटिव आ रहा है गैप कम हो रहा है, और VBA पैरेलल जीरो है तो इस समय गैप चेंज नहीं हो रहा है, या तो गैप मैक्सिमम है या गैप मिनिमम है या फिर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जो वेलोसिटी का मैंने आपको उन फिगर से समझाने की कोशिश की, जो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है केवल वही गैप चेंज करता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो गैप चेंज नहीं करता है, केवल पैरेलल कंपोनेंट गैप चेंज करता है। इज इट ओके? मैं चलूं आगे? तो अब देखो, जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, शिवेन रीड करना। इसमें क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे तीन पार्टिकल्स लोकेटेड है, सेम तीन पार्टिकल्स लोकेटेड है, और तीनों पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से। ठीक है, तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड है, बी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ डायरेक्टेड है, ए की वेलोसिटी बी की तरफ डायरेक्टेड है, बी की वेलोसिटी हमेशा सी की तरफ डायरेक्टेड है, सी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ डायरेक्टेड है। क्या कर रहे हैं, तीन पार्टिकल्स हैं जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर है और एक दूसरे की तरफ चलना हिमित स्टार्ट कर रहे हैं। ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है, बी हमेशा सी की तरफ जा रहा है, सी हमेशा ए की तरफ जा रहा है। तो बोला कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे, तो कब मिलेंगे कहां मिलेंगे ये हमें निकालना है। अब जो सब कुछ पढ़ाओ सब हैंग हो जाएगा, ये डिफरेंट है। ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है, तो हम अपना डेटाबेस तैयार कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन से फेमिलियर होके, अक्लेमेटाइज होके, ठीक है ना।
तो प्रॉब्लम में क्या है, 3 पार्टिकल्स है, तीनों 3 वर्टिसेस पर हैं, ए की वेलोसिटी हमेशा बी की तरफ एम्ड है, बी यदि थोड़ा खिसका तो ए भी उसकी तरफ अपना चेंज कर लेगा, फिर थोड़ा और चेंज, फिर और चेंज। गाइडेड मिसाइल है ये, जो लगातार चेंज होती रहती है, गाइडेड मिसाइल है ये ना। ए हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड है, बी यदि शिफ्ट हो जाएगा तो ए की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, बी और शिफ्ट हो जाएगा तो ए की डायरेक्शन और शिफ्ट हो जाएगी। ए हमेशा बी की तरफ एम करेगा, बी हमेशा सी की तरफ एम करेगा और सी हमेशा ए की तरफ एम करेगा, और तीनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं। क्या प्रॉब्लम में सिमेट्री है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्री, तीनों पार्टिकल्स की स्पीड बराबर, सिमेट्री, तीनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सिमेट्री। तो कहां मिलने चाहिए? सेंटर में मिलने चाहिए, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। तीनों ही बराबर बराबर चलेंगे और तीनों बराबर बराबर चल के मिल रहे हैं, तो एक ही पॉइंट है जो तीनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, वो क्या है? सेंटर। तो इवेंचुअली ऑल द 3 पार्टिकल्स विल मीट एट द सेंटर। ठीक है, अब इसको कैसे डील करें, कैसा ट्रैक होगा, वो समझने के लिए क्या करते हैं, हम टुकड़ों में इसको लेते हैं। एक्चुअली तीनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, बट हम समझने के लिए क्या करेंगे, ए बी की तरफ जा रहा है ना, तो बी को थोड़ा सा हिला देंगे, फिर सी को थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर ए को थोड़ा सा हिलाएंगे, ऐसे टुकड़ों में चलेंगे अपन, ना कि तीनों का एक साथ मोशन देख नहीं पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं, अभी अभी आपको लिखना नहीं है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसे मान लो बी थोड़ा सा सी की तरफ बढ़ गया, बी इतना आगे आ गया। सबसे पहले हमने बी को चलाया, बी थोड़ा सा आगे खिसक गया, सपोज यहां पर आ गया। तो जो ए है उसको इस लाइन के लंब चलना पड़ेगा, और ए इस लाइन पे थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ए आ गया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया ए को। तो अब जो सी है वो इस लाइन के आगे अलोंग बढ़ेगा, तो सी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। तो अब बी जो है सी को एम करने के लिए थोड़ा सा ऐसे होगा, अब बी को एम करने के लिए ए इस लाइन के लंब थोड़ा आगे बढ़ेगा, ए को एम करने के लिए सी इस लाइन के आगे लंब आगे बढ़ेगा, सी को एम करने के लिए बी इस लाइन के लिए आगे बढ़ेगा, फिर बी को एम करने के लिए ए इधर आगे बढ़ा, फिर ए को एम करने के लिए सी इधर आगे बढ़ा, फिर सी को ए को एम करने के लिए, बी को एम करने के लिए ए। उल्टा कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। अपन ने सी को मेरे को आगे बढ़ाता ना, सी को एम करने के लिए, सी ए को एम करने के लिए इधर आगे बढ़ा, और फिर सी को एम करने के लिए बी इधर आगे बढ़ा, फिर बी को एम करने के लिए ए इधर आगे बढ़ा, फिर ए को एम करने के लिए सी, फिर सी को एम करने के लिए बी, फिर बी को एम करने के लिए ए। ये ऐसे चलता जाएगा। और चलाएं? ठीक है, थोड़ा और चलाएं। ऑलराइट, तो आप किसको चलाया था अपने? हाँ, ए को एम करने के लिए सी इधर आ गया, फिर सी बी को आगे बढ़ा दें, मेरा ट्रैक लूज हो गया, ए इधर आ गया, तो सी को आगे बढ़ा दिया अपन ने, अब बी को आगे बढ़ा दें, नहीं बढ़ाएगा? अच्छा सी, हाँ ठीक है, तो ये सी को यहाँ पे आगे लाए,
तो बी इसकी तरफ आया, फिर यहां पे था क्या ये, हमने इसको इधर लाना था ना, और उसको आगे किसका आया, ये ठीक है। हम्म, तो ये ऐसे चलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसा होगा, ये जो ए है ऐसे मूव करते हुए यहां पर आएगा, जो बी है ऐसे मूव करते हुए यहां पे आएगा, और जो सी है ऐसे मूव करते हुए यहां पे, तो इवेंचुअली ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो ये तीनों पार्टिकल्स सिमेट्री से ट्राइंगल के सेंटर पे मीट करेंगे, सिमेट्री से, और क्योंकि तीनों हमेशा बराबर बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, सिमेट्रिकली चल रहे हैं, किसी भी मोमेंट पे ज्वाइन करोगे इन तीनों को तो क्या बनना चाहिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल ही बनना चाहिए। आप थोड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड में रहो, आप एकदम से मेरे से नहीं हो रहा, ये क्या आ गया, देयर शुड बी सम एक्साइटमेंट, थोड़ा एक्साइटमेंट रहना चाहिए, अरे नई सिचुएशन है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ऐसे आपको आपको अपने माइंड को एक करेक्ट पर्सपेक्टिव देना होता है, अदरवाइज इट टेंड्स टू ब्रिंग इन डिफॉल्ट स्टेट, या क्या आफत आ गई। तो आपको बार बार खुद ओवरराइड करते हुए उसको आपको करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग देना होता है, करेक्ट पर्सपेक्टिव देना होता है। अरे नई प्रॉब्लम है, कुछ नया सिखा रहे हैं, वाओ ऐसा भी होगा, कैसा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरीज आ रही है। तो ऐसे आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट आना चाहिए, पढ़ते हुए थोड़ा इवन कम समझ में आ रहा है, स्टिल देयर इज एक्साइटमेंट। आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लगातार रीडायरेक्ट कर रहे हो कि नहीं ऐसे देखना है इसको, नई सिचुएशन मिल रही है, अपन ग्रो कर रहे हैं, अपने को नया सीखने को मिल रहा है। लगातार इस तरह से खुद को सोचना सिखाओगे ना तो क्लास में एक्साइटमेंट रहेगा, एनर्जी रहेगी और सीख पाओगे। और नहीं तो ऐसे डल से रहोगे, और डल से रहोगे तो ज्यादा सीखोगे नहीं, और फिर घर पे कंटेंट उठाने का मन नहीं करेगा। तो ये तीनों इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे ऑफ डिक्रीजिंग साइड। लगातार इक्विलैटरल ट्राइंगल छोटा होता जा रहा है, और एक तरफ से इक्विलैटरल ट्राइंगल घूमता जा रहा है, देखो ऐसे घूमता जा रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल छोटा होता जा रहा है और साथ में ऐसे टर्न करता जा रहा है इस तरह से, और इवेंचुअली छोटा होता 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 ये तीनों मर्ज हो जाएंगे पार्टिकल। ठीक है। सो at any instant at any instant the three particles are at the vertices of an equilateral triangle. The size of the triangle continuously reduces finally
the three particles meet at the center को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में. सेंट्रॉइड. एट द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड मतलब सेंटर. एट द सेंट्रॉइड ऑफ triangle. ठीक है. अब आपको एक चीज ये देखनी है कि क्या तीनों पार्टिकल्स, मतलब कोई भी दो पार्टिकल ले लें, तो क्या उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या सेम है? जल्दबाजी नहीं करनी. उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या सेम है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने सिखाई थी अभी, क्या थी? लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी. तो हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. बस क्या हो रहा है देखो, लगातार क्या हो रहा है सक्षम, लगातार ये हो रहा है कि ये ट्रायंगल छोटा हो रहा है और घूम रहा है. ट्रायंगल छोटा हो रहा है और घूम रहा है, बट बी का एरो हमेशा सी की तरफ. सक्षम सी का एरो हमेशा ए की तरफ और ए का एरो समझ हमेशा बी की तरफ. यस नो? ये एंगल कितना है? 60. क्या हमेशा ऐसी सिचुएशन होगी कि बी सी लाइन को देखेंगे तो बीसी लाइन में बी का एरो सी की तरफ और सी का एरो ए की तरफ? हमेशा ऐसे होगा क्या? यस. क्या हमेशा ये एंगल 60 डिग्री होगा? यस, क्योंकि हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सी की वेलोसिटी साइड के अलोंग ए की तरफ है और बी की वेलोसिटी साइड के अलोंग सी की तरफ है. तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है? cos 60. cos 60. तो इसका v cos 60 इधर है, इसका v इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हुई? लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी, ये v है और ये v/2 है, कितनी हुई? अरे रिलेटिव सबट्रैक्ट करना है, दोनों ऑपोजिट है, सबट्रैक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड, तो कितनी हो गई? कितनी हुई? कितनी हुई? v प्लस v cos 60 कितनी हुई? 3v/2. सब v तो है, तीनों v है ना, तो ये v है और ये v cos 60 है. एक v और एक v cos 60, रिलेटिव कितना हुआ? v प्लस v cos 60 कितना हुआ? 3v/2. यस नो? तो c को b अप्रोच कर रहा है 3v/2 से, c को b अप्रोच कर रहा है 3v/2 से, a को c अप्रोच कर रहा है सेम 3v/2 से, और b को a अप्रोच कर रहा है 3v/2 से. ठीक है. तो जैसे हमारे बीच में मैं और कृष्णा, तो इसकी स्पीड v है मेरी तरफ, मेरी v/2 है, और हम क्या हो रहा है, हम ऐसे घूमते जा रहे हैं, ऐसे घूमते जा रहे हैं, लगातार पास में भी आते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, पास में आते जा रहे हैं. हमारे बीच में गैप लगातार कितने से कम हो रहा है? 3v/2 से कम हो रहा है. कृष्णा आना इधर. मैं कहूं जैसे करना. तुम आ गए हो, अब थोड़ा सा तुम घूमोगे, थोड़ा सा मैं घूमूंगा, और पास में भी आएंगे अपन, बट थोड़ा सा ही पास में आएंगे ना. ठीक है. तो तो मैं ऐसे घूम रहा हूं, तुम ऐसे घूमोगे, अपन ऐसे घूमेंगे, है ना, और थोड़ा पास में आएंगे. ठीक है. एक कदम ही पास में आएंगे, पर घूमेंगे भी साथ में, ऐसे भी जाएंगे और ऐसे भी जाएंगे. ठीक है. करें? ठीक है. थोड़ा सा होता है. हाँ नहीं, वापस. ठीक है.
नहीं, थोड़ा उधर भी बढ़ना है और थोड़ा आगे भी आना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कितने से, 3v, थैंक यू कृष्णा। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कितने से, 3v/2 से। बस हो क्या रहा है, हमारी जो लाइन है ना, हमारी लाइन श्रिंक हो रही है और साथ में घूम रही है, तो घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम दोनों हैं, बस हम घूम रहे हैं, ऐसे घूमते जा रहे हैं, हमारी लाइन घूमती जा रही है, ऐसे घूमती जा रही है, बट हम उस लाइन के अलॉन्ग हमेशा 3v/2 से रहे, हम 3v/2 से पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं, घूमते भी जा रहे हैं, और 3v/2 से पास आते आ रहे हैं, आते आ रहे हैं, आते आ रहे हैं, ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैग्नीट्यूड में फिक्स्ड है या वेरिंग है, फिक्स्ड है, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में गैप फिक्स्ड रेट से कम हो रहा है, कितने से, 3/2 से। तो गैप L से 0 हो रहा है, तो कितने से कम हुआ, L कितनी रेट से कम हो रहा है, 3/2 से। टाइम बता सकते हो, L/3/2, छोटा सा आंसर है, L/3/2। इतने टाइम में ये दोनों मिल जाएंगे, सभी मिल जाएंगे। वापस से हिमित उधर है, मैं इधर हूं, अब ये जो लाइन है ये लगातार श्रिंक हो रही है और साथ में ऐसे टर्न करती जा रही है, श्रिंक हो रही है बट टर्न करती जा रही है। तो किसी मोमेंट पे लाइन के अलोंग हम 3v/2 से चल रहे हैं, 3v/2 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 कम होता जा रहा है, तो घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको एक ही जगह रख लो, घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उस लाइन के अलोंग ये दोनों 3v/2 से 3v/2 से 3v/2 से 3v/2 से लगातार आ रहे हैं, तो L गैप 3v/2 से कम हो रहा है लगातार, तो टाइम कितना लगेगा, L/3v/2, तो टाइम आ गया L/3v/2। तो फाइनली ऑल द मीटर, हाँ, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of approach of any two particles is v minus v cos 60 बराबर 3/2। thus separation between any two particles decreases at a constant rate of 3/2 as separation reduces from initial L value to final 0 value, so T is L upon एक और तरीका है, आप ए बी सी को नहीं देखे, आप किसी पॉइंट और ओ को देखो, एक और तरीका है इसको सोचने का, एक तो ऐसे सोचा, एक और तरीका है, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, हमेशा ए बी सी के वेलोसिटी ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगे, हमेशा एबीसी के वेलोसिटी ट्रायंगल की साइड्स क्या होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का ओ से एंगल कितना है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का ओ से जो उसको लाइन ज्वाइन कर रही है उससे एंगल कितना है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का ओ से जो उसको लाइन ज्वाइन कर रही है उससे एंगल कितना है, हाँ 60, तो ये एंगल है, ये जो ओ से ए को लाइन ज्वाइन कर रही है, ओ से ए को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उससे बी का एंगल कितना है, 30 होगा, सिमेट्री से एंगल बाइसेक्टर होगा, सेंटर से ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर से वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर होगा,
तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो एंगुलर बाइसेक्टर से VA का एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या हमेशा 30 रहेगा? यस। कि बस वो ट्राइंगल बस घूम रहा है और छोटा होता जा रहा है, ट्राइंगल घूम रहा है और छोटा होता जा रहा है, बट है तो ट्राइंगल ही, वही इक्विलेटरल। और VA हमेशा AB क्या AC क्या AB क्या लोगे, VB हमेशा BC क्या लोगे, और VC हमेशा CA क्या लोगे। तो हमेशा ही किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी का उस पार्टिकल से O से जो लाइन ज्वाइनिंग है उससे एंगल कितना है 30 डिग्री। तो क्या मुझे बता सकते हो कोई भी पार्टिकल O को कितनी कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताई थी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे A जो है वो O को कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? V cos 30 से। जो AO के अलोंग VA का कंपोनेंट है, शेत, जो AO के अलोंग VA का कंपोनेंट है उतनी वेलोसिटी से, क्योंकि O तो फिक्स्ड है ना, O तो फिक्स्ड है, तो जितना VA का AO के अलोंग कंपोनेंट है A उतनी स्पीड से O को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो VA का O से जो VA का जो AO से लाइन है वो 30 डिग्री है, VA का जो AO से एंगल है वो 30 डिग्री है, तो VA AO को अप्रोच कर रहा है V cos 30 से। और ये ज्योमेट्री से अंदर का डिस्टेंस निकालना के बताओ मेरे को, रफ में, रफ शीट का है। AO डिस्टेंस निकालना है ज्योमेट्री से, जय बोलना नहीं है। ये AO डिस्टेंस चाहिए। आपस में डिस्कस नहीं करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो, एक राइट, वहां से O से नॉर्मल डालो AC पे, O से AC पे नॉर्मल डालो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और जो नॉर्मल डालोगे बाइसेक्ट करेगा साइड को, तो आधी लेंथ कितनी होगी वो मालूम पड़ जाएगी। मैं देखो स्टेप बता रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए ऋषित, ये AO लेंथ चाहिए, तो यहाँ से O से नॉर्मल डालो, तो जब नॉर्मल डालोगे तो वो साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो आधी लेंथ L/2 हो जाएगी। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल मालूम है 30, ये लेंथ मालूम है L/2, और ये वाली लेंथ निकालनी है। हम्म हम्म मत बोलो, अपना इंडिपेंडेंटली देखो, मत डिस्कशन करो, कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा। रफ शीट दर्श, सही क्या? तो AB/AO क्या होगा, cos 30 sin 30 क्या होगा, AB/AO that is L/2/AO is cos 30 that is √3/2, AO हो गया
L by root 3. AO is L by root 3. Yeah. So each particle is approaching the center of the triangle, with constant speed, which is equal to component of its velocity along the line joining it to the center O. Center O. So magnitude of velocity of approach यहाँ था, ठीक है. And the value is v cos 30 v root 3v by 2. तो टाइम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, AO अपॉन ओके. क्या कोई मुझे डिस्टेंस बताएगा कि हाउ मच डिस्टेंस इज ईच पार्टिकल कवरिंग? डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज ईच पार्टिकल कवरिंग? डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल नहीं है, कोई भी कर्व प्रोजेक्टाइल नहीं होता. अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूलाज होते हैं. कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम. क्या उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन मैटर करती है? क्या ट्रेजेक्टरी मैटर करती है? क्या नहीं. यदि इफ यू हैपन टू नो स्पीड, and that speed is constant, then irrespective of the trajectory, distance is speed into time. And if speed is varying, then VDT integration. Yes, no? तो यहां कौन सा सिचुएशन? स्पीड कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है ना. और टाइम मालूम है क्या? यस. तो जो कर्व ट्रैक पे पार्टिकल जा रहा है, क्या उसकी लेंथ निकाली जा सकती है? यस. स्पीड इनटू टाइम. सो v इंटू टी. तो v इंटू टी कितनी आ रही है जोशी? क्या आवाजें आ रही है? और वो भी ऐसे थोड़ा सटल. तो v इंटू टी, तो v इंटू 2l by 3v, which is 2l by 3. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 2l by 3 डिस्टेंस ट्रैवल. तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ रही है? 2l by 3 आ रही है. यस, नो? है ना? सो as each particle is moving with constant speed, so
distance traveled is s बराबर v into t, that is 2l by, ठीक है. Last problem of the day. A boy sitting in a train, sitting in a train, drops a coin. A boy, last question of the day. A boy sitting in a train drops a coin. A boy sitting in a train, आगे लिखवा दूं कुछ और यार. A boy sitting in a train which is accelerating with acceleration a naught. A boy sitting in a train which is accelerating with acceleration a naught horizontally drops a coin horizontally with acceleration a naught, drops a coin, find acceleration of coin with respect to A train, B a still observer on the ground. पूरी ट्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो जो वैल्यूज आपको मालूम है उनके एरोज बना लो. और वो क्या है, एबीटी है, एटी है, एसी कॉइन, तो एसीटी है, जो आपको मालूम पहले उसके नाम लिख लो. क्या क्या मालूम है आपको? एटी मालूम है क्या? आपको एसीटी मालूम है, एसी मालूम है? पहले उसको लैंग्वेज में लिख लो कि एटी इज ए नॉट हॉरिजॉन्टली. अब आपको सेकंड एसीटी मालूम है, एसी मालूम है, वो लिख लो. और फिर क्या 90 डिग्री पे हैं क्या दोनों वेक्टर्स, और एडिशन करना है, सबट्रैक्शन करना है, वो वेक्टर रिलेशन लिखो. या एक बार कर लो, पूछो. A boy sitting in a train which is accelerating horizontally with acceleration drops a coin. हाँ, drops a coin. ट्रेन के अंदर गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं. सेक्शन में कुछ कहना है आदि? आदि एंगल भी निकालना है.
अच्छा, आपने को कौन कौन से सिंबल मालूम है प्रतीक? AC मालूम है, AT मालूम है, ACT तीन है। देखो AC मतलब एक्सेलरेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ACT पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, एंड AT। तो अपने को क्या क्या मालूम है कनव, क्या मालूम है? ए AT मालूम है, AT मालूम है, ये AT है, ये मालूम नहीं AT है, तो AT मालूम है। और क्या मालूम है हमें? हमें हाँ AT मालूम है, और क्या मालूम है? ऋषित क्या मालूम? सेकंड वेरिएबल कौन सा मालूम है? ACT मालूम है पक्का, या AC मालूम है? ACT मालूम है या AC मालूम है? ACT वाले कौन है? ACT मालूम है या AC मालूम है? हाँ AC मालूम है, ACT नहीं मालूम है? किसने बताया? हाँ मैंने याद कराया था ना। किसी चीज को फेंकते हैं, किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं ट्रेन से, बस से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मालूम है हमें, ट्रेन बस कार के रिस्पेक्ट में मालूम नहीं है। तो जो जी है वो किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो हमें एक्चुअली AC मालूम है। AC मालूम है। ये याद करवाया था। AC मालूम है। अब निकालना ACT है। जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आई प्रेफर ट्राइंगल ओनली। वहीं से ग्राफ से क्वेश्चन, फिगर से क्वेश्चन हो जाता है, वहां हम आईजे में नहीं करते हैं। क्या करना मना है? नहीं, कर सकते हैं, बट सीधा ट्राइंगल से हो जाएगा इसलिए। तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया है ना। अब बाय द वे गौरव सर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और आप बोलो AC, तो सारा अपनी ऐसी तैसी कराओगे फिर? तो 2 हफ्ते से पढ़ रहे हैं और आपको ध्यान नहीं है कि AC या ACT? तो ये क्या है? AC है। बस ट्रेन, एलिवेटर, कहीं से भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड्स ग्राउंड फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम में निकालना पड़ेगा। और इसका रीजन मैंने बोला किस में बताऊंगा? LOM चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये AC मालूम है G डाउनवर्ड्स। अब अपने को निकालना है ACT। ACT which is AC माइनस AT। तो अब डायग्राम बनेगा। तो AC माइनस -80, तो रिवर्स कर दूं? दिस इज द ACT। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आ गया क्या? ACT इज AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट G0 स्क्वायर विच इज G स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एंड एंगल निकालना है। सो tan थीटा इज AT अपॉन AC। सो एट एन एंगल थीटा फ्रॉम डाउनवर्ड वर्टिकल opposite to the direction of motion
ऑफ द ट्रेन ठीक है, से ट्रेन ईस्ट में जा रही है सपोज, तो ये किधर हुआ, वर्टिकल से वेस्ट की तरफ, वर्टिकल से वेस्ट की तरफ। इज दिस ओके? तो ये ट्रेन, ये कॉइन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मालूम है कितना, जी डाउनवर्ड्स। अ बॉय, एक और, अ बॉय sitting at the upper berth a boy sitting at the upper berth upper berth of upper berth inside a train, upper berth inside a train, upper berth inside a train accelerating horizontally, upper berth inside a train accelerating horizontally and moving with a certain velocity, accelerating horizontally, ठीक है, accelerating horizontally, accelerating horizontally, drops a coin, drops a coin drops a coin of, but drops a coin, full stop. What will be the trajectory? What will be the trajectory of the coin? What will be the trajectory of the coin with respect to the boy and the ground? With respect to the boy and a still observer on the ground, and a still observer on the ground. डिस्कस नहीं करना है, खुद को मैंने ट्रेजेक्टरी के लिए बताया था क्या करना होता है अपने को, एक्सेलरेशन का एरो, वेलोसिटी का एरो बनाना होता है पहले, उसी से ट्रेजेक्टरी मालूम पड़ेगी। तो बॉय के पहले ऊपर लिखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर वेलोसिटी का एरो बनाओ, एक्सेलरेशन का एरो बनाओ, और फिर उससे ट्रेजेक्टरी मालूम पड़ेगी। और एक्सेलरेटिंग लिखा है ना अपन ने, विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग ट्रेन, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंशन कर देना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
आ गया आंसर शिवेन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये निकाला, एरो ही तो बनाना है। लारण्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्ट्रेट लाइन। अच्छा ट्रेन चल रही है रेस्ट पर है? चल रही है। मूविंग ट्रेन लिखा है ना, एक्सेडिंग हॉरिजॉन्टली, तो ट्रेन की वेलोसिटी उस समय जीरो है नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? यूसी बराबर यूटी एंड एसी बराबर जी डाउनवर्ड्स। तो कॉइन की वेलोसिटी का एरो ऐसे है, कॉइन के एक्सेलरेशन का एरो ऐसे है, कॉइन का एक्सेलरेशन का एरो ऐसे है, ये यू सी और ये ए सी। तो ट्रेजेक्टरी कैसी आ रही है बोलो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ही ट्रेजेक्टरी होती है, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। तो ट्रेजेक्टरी कैसी आ रही है? पैराबोला स्ट्रेट लाइन पैराबोला। तो बॉय के सामने की तरफ पैराबोला या बॉय के पीछे की तरफ पैराबोला? बोलो जल्दी बोलो। सामने की तरफ ना, ये अपने यहां पे कॉइन गिराया, तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन के बराबर है, तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी उधर है जो ग्राउंड से देख रहा है, और कॉइन का एक्सेलरेशन ऐसे है, तो कैसे जाएगा? ये किसको दिख रहा है? ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर को, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर को। तो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर को कैसे दिख रहा है? क्योंकि कॉइन की वेलोसिटी जो है वो यूटी के बराबर है और एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, इसलिए कॉइन ऐसा दिख रहा है। और यही यदि हम कार के रेस्पेक्ट में देखें तो u of coin with respect to train is 0, a of coin with respect to train is ac minus at, this is g minus j cap, this is ai cap, yes no? तो कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कॉइन का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है ऐसे,
अभी किया ना अपने? देखो अब यही बात है कि आप कितना जल्द कॉन्सेप्ट्स को याद रख पाते हो। पढ़ा सब कुछ दिया। तो ये ACT, तो कॉइन का वेलोसिटी कितनी है? 0, इनिशियली ड्रॉप किया है, और कॉइन का एक्सेलरेशन इस तरफ आ रहा है, तो 0 वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कैसी ट्रेजेक्टरी? स्ट्रेट लाइन, पीछे की तरफ, आगे की तरफ? पीछे की तरफ। तो बॉय को दिख रहा है कि ये जो कॉइन जा रहा है ये ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आ रहा है और वेलोसिटी इनिशियली 0 है। तो ये है with respect to train, with respect to train, coin moves in straight line and backward डायरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखनी है उस फ्रेम में, उस फ्रेम में एक्सेलरेशन देखना है। यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है और एक्सेलरेशन पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है बट कांस्टेंट है, तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? पैराबोला। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है या फिर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पैरेलल एंटी पैरेलल है, तो ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगी। इज दिस ओके? कुछ पूछना है किसी को, कुछ बोलना है, बोलो। हाँ हाँ, किसने? बॉय ने, अंदर जो बैठा है। ग्राउंड से देख रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की कितनी हुई? तो हम हॉट एयर बलून वाला एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि वो हॉट एयर बलून से ऊपर जा रहा है, अगर कोई चीज ड्रॉप करे तो ऊपर से नीचे आएगी, तो इसके अंदर भी पता ही चल रहा है फीलिंग की पैराबोला की तरफ। हाँ, फीलिंग में गड़बड़ हो सकती है, तो अपन मैथमेटिक्स से चले। वो डिपेंड करेगा इनिशियल, अब मान लो ट्रेन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधे नीचे गिरेगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कुछ कहना है? कर दूं फिनिश? तो आपका अब पहले एक्सरसाइज करने से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए अच्छी तरह से, और उसके बाद में एक्सरसाइज 1 अपने को कमिंग वीक के लिए लेनी है, एक्सरसाइज 1 का टारगेट। ठीक है, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। टेस्ट के लिए पढ़ने का क्या तरीका होता है? टेस्ट के लिए पढ़ने का क्या तरीका होता है? टेस्ट में केवल अपने रजिस्टर्स को स्कैन करना होता है और सारे कॉन्सेप्ट्स को रीअफर्म करना होता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ है ऐसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ऐसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ऐसे अप्लाई करते हैं। तो कोई टेस्ट का मतलब है कि सारे रजिस्टर में आप हमेशा चलो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, रिवर्स ऑर्डर में चलो, प्रेजेंट कंटेंट ज़्यादा रहता है, वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आप पहले जैसे रिलेटिव मोशन रिवाइज करो, फिर सर्कुलर मोशन रिवाइज करो, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करो ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड सो ऑन, वेक्टर्स एंड उस तरह से। तो आपको इस ऑर्डर में रिवाइज करना है, सेम मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में। और दूसरी चीज़ है कि टेस्ट के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है, जजमेंट नहीं है, वो जजमेंट नहीं है। आपको बस उस बहाने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है बार बार पीरियोडिकली सिलेबस को रिवाइज करने की। फिर आपको नए क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट सॉल्व करने को मिलते हैं, तो आप चेक कर पाते हो कि मेरी लर्निंग का स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ देयर आर गैप्स, और उन गैप्स को फिल करने की फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यह है एक साइंटिफिक, रैशनल, करेक्ट वे सोचने का। और बाकी तो आप इमोशंस में उलझे रहो, इस बार अच्छी रैंक लाके दिखानी है, इस बार ये करना है, इस बार वो करना है, मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। यदि आप टेस्ट में ये सोचे जा रहे हो इस बार बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने, इस बार कोई गलती नहीं करनी है, तो इसलिए आप अनरियलिस्टिक नहीं हो, आप हवा में हो। आप जेईई एडवांस की तैयारी का मतलब नहीं समझ रहे हो। जेईई एडवांस की तैयारी का मतलब है कि हमें टेस्ट की रैंक नहीं, हमें टेस्ट को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है, और वहाँ पे ट्राई करना है कि जितने हमें क्वेश्चंस आते हैं उस समय वो हम करेक्टली फिनिश कर देते हैं, है ना। और टेस्ट के पहले जाते वक्त एक अच्छा माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक होपफुल माइंडसेट, एक सेल्फ अश्योरेंस वाला माइंडसेट कि आप जितना आएगा मैं कर लूँगा, और जो नहीं आएगा उसको प्यार से छोड़ूंगा।
ऐसे खुद को साथ एक डायलॉग एस्टैब्लिश करो, टेस्ट का पर्पस ये है। तो ये हुआ टेस्ट में। फिर टेस्ट के दोनों पेपर्स के बीच में मैंने लास्ट टाइम में समझाया था आपको कि आपको कम से कम अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है। पेपर का डिस्कशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाना खा के आपको रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा रिवाइज करना चाहिए वापस से, इफ़ टाइम परमिट्स। और टेस्ट के हॉल में आके फिर से सेटल होके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, अपने माइंड को काम डाउन करना चाहिए और चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए कि लास्ट टाइम पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, कौन सी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन इवन रखना है अपने को, कि अपन एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे दें, वो इवन रखना है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना सीखना है कि जो क्वेश्चन अपनी रीच के बियॉन्ड जा रहा है हम उसको हैप्पीली छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। मैंने बोला था A4 साइज़ की शीट को फोल्ड करके और अपनी रफ कॉपी बनानी है और स्टेपल करना है उसको, स्टेपल करके और फिर उसमें पेज नंबरिंग डाल के और सिस्टमैटिक अपनी वर्किंग होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन छूटते हैं, छूट जाने दो, हमें आगे के लिए तैयार करना है अपने आप को। तो आगे के लिए तैयार, अभी थोड़ा क्वेश्चंस की लेंथ से आइडिया लगता है ना, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे सिस्टमैटिकली आराम से करना है। दो चार क्वेश्चन छूटते हैं, छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं है। जब हमारे में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो अपने आप हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी पॉइंट ये कि जितना करते हैं उतना अच्छी तरह से करते हैं, तो लास्ट में पैनिक नहीं होना चाहिए, अरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, ये हो गया। आप अपना आराम से सिस्टमैटिकली करो। कुछ स्टेप्स मन में कर सकते हो, करो, बट जहां तक हो सके पेपर में लिखो ताकि आपसे गलतियां नहीं हो। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना चाहिए, जो कि हर 3-4 हफ्ते में एक बार आती है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, इसको आफत की तरह मत लो, इसको फियर ऑफ जजमेंट की तरह मत लो। लास्ट रैंक आ रही है तो भी 2 साल मेहनत करके अपने आप को डेवलप करेंगे, ग्रो कराएंगे, अच्छा बनेंगे। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? खुद के रेस्पेक्ट में, किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं। तो दिस इज द करेक्ट माइंडसेट। हमारी जर्नी जहां हम है वहीं से आगे बढ़ेगी। आप यदि आज 50 रैंक पर हो, 50 रैंक से धीरे धीरे ऊपर उठोगे। तो इसलिए ये सब एक अच्छा माइंडसेट हमें हेल्प करता है और इस पढ़ाई को हम एंजॉय कर पाते हैं। और जब किसी चीज़ को खुशी से करते हैं तभी अच्छा कर पाते हैं। डरे डरे रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो अच्छा कैसे कर पाएंगे? क्या मेरे चेहरे पे आपको तनाव दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है? मुझे बोलते हुए पूरे 2 घंटे लगातार हो गए, शायद ही मैं बीच में रुका हूँ, बट कुछ भी ऐसा नहीं है, आई एम हैप्पी। तो हम हैप्पी रहेंगे, खुश होकर एग्जाम में जाएंगे तो अपनी जितना भी हमें आता है उसकी पीक लेवल को टच कर पाएंगे। और सबकी पीक अलग अलग है और हमें एक दूसरे की पीक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। हमें एक दूसरे की पीक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमें सेंस डेवलप करना चाहिए अपने में कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, मजाक नहीं उड़ाएं, किसी के कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हर कोई बस अपनी तैयारी कर रहा है अच्छी तरह से। तो ये चीज़, ये भावना। तो अब क्या है, जैसे आज फ्राइडे है, कभी भी गलतियां क्या होती है बच्चों की, जैसे टेस्ट आ गया तो अब आज का लेक्चर को देखेंगे ही नहीं। अब कितना प्यार से हमने 2 घंटे पढ़ा, कितने डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट सीखे, हमने मेहनत करी। अब आज टेस्ट के चक्कर में आप घर पे जाके पहले कंटेंट करते ही नहीं हो, तो जो मैंने सिखाया वो सब केवल लिखावा रह जाएगा और आप वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स आपको ध्यान ही नहीं आएंगे। तो आप तो छोड़ दोगे तो वो कॉन्सेप्ट सारे मिस हो गए और हमें जो डेवलप होना था डेवलप नहीं हो पाए। तो इसलिए आपको एक थंब रूल बता रखा है कि हर दिन का बेसिक रूल क्या है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर रिवाइज होगा, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज, पढ़ाई, टेस्ट, वो बाकी चीज़ें होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप समझदार बन रहे हो धीरे धीरे इस कॉन्टेक्स्ट में। आप वैसे बहुत समझदार हो बट इस कॉन्टेक्स्ट में समझदार। अब कई कॉन्टेक्स्ट में मैं एकदम बेसमझ होगा, मान लो मेरे को वायलिन सिखाओ आप, तो मेरे को पकड़ने में अभी तो इतना होगा, इधर से पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, क्या पकड़ूं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ना समझूं। तो समझी ना समझी ये सब क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कोई एब्सोल्यूट समझदार या ना समझ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी हम जेईई एडवांस के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा समझदार बन रहे हो, आप समझ पा रहे हो उसको कि बेसिक रूल हमारा कि सबसे पहले हम लेक्चर रिवाइज करेंगे, लिख कर लेक्चर रिवाइज करेंगे ताकि हम बैकलॉग के स्पाइरल से बाहर आ जाएं, बैकलॉग जनरेट नहीं हो। उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह तैयारी करेंगे, रजिस्टर से आराम से प्यार से पढ़ेंगे, इसको आफत मान के नहीं पढ़ेंगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इस बहाने आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करोगे, आप मोल रिवाइज करोगे, आप यूनिट्स वाला पार्ट रिवाइज करोगे, आप काइनेमैटिक्स रिवाइज करोगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज रोज कौन रिवाइज करेगा। तो इंटेंसिव हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम नेक्स्ट 12 आवर्स में, 18 आवर्स में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, हम रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से, एक एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे और भरोसा रखेंगे खुद पे। जब आप फियर ऑफ जजमेंट से हट गए हो ना,
कि मेरी क्या रैंक आएगी, मेरे क्या मार्क्स आएंगे, मेरे को कौन जज करेगा, आप सब छोड़ दो, आपको तो बस सीखना है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इस बहाने आप सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, आप 2 घंटे एक जगह टिक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वो भी तीनों सब्जेक्ट्स के एक साथ, आप अपने ब्रेन को ग्रो करा रहे हो। ये इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके चलना है, तो फिर डर हटेगा, डर हटेगा और अपन टेस्ट में अच्छे से कर पाएंगे। क्या होगा, इस क्लास के लास्ट रैंक आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे, फिर भी हम मेहनत करेंगे, कोई तो लास्ट रैंक आएगा ही, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सीखना है, हमें तो ऊपर जाना है, डॉट 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 कनेक्ट करते हुए हमें ऊपर उठना है, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो डर हटाना है। डर कैसे हटेगा, डर से भाग के डर नहीं हटेगा, जब सही चीज मन में लाएंगे, सही तरह से सोचेंगे तो डर हटेगा, और नहीं तो उस डर के ग्रिप में आप आती हुई चीजों को गलत करोगे, और आती हुई चीजों को गलत करोगे फिर डिसअपॉइंट होंगे, और फिर वो बार बार वही चीज रिपीट होती जाएगी। तो हमें इस बार कोशिश करनी है कि पिछली बार से बेटर माइंडसेट से हम टेस्ट में जाएं, अच्छे माइंडसेट से टेस्ट में जाएं। हम टेस्ट का मतलब और गहराई में समझें कि टेस्ट का मतलब क्या है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, शानदार अपॉर्चुनिटी है। हम इस बहाने रिवाइज करेंगे और कोई आपको जज नहीं कर रहा है। एटलीस्ट जो पढ़ाई को जानते हैं, मैं जानता हूं कि एक एक चीज जो मैं करा रहा हूं वो कितनी डेप्थ वाली है और उसको कितना टाइम लगता है सीखने में, और रियल टाइम एग्जामिनेशन कंडीशन में 35-36 क्वेश्चंस एक वो बच्चा जो 10th अभी कवर करके आया है, जिसको जस्ट 3 महीने हुए अभी पढ़ते हुए, और उसके सामने हम 15 चैप्टर का या 12 चैप्टर का इतने बड़े बड़े का कंबाइंड टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका डिफिकल्टी लेवल उस बच्चे के लिए कितना है, वी अंडरस्टैंड। हमसे ज्यादा एम्पैथी आपके लिए इस समय किसी के पास नहीं है। वी अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि रियल टाइम क्वेश्चन का सिलेक्शन, ABCD में से वो कॉन्फिडेंस लाना कि AB सही है या AC सही है ना, कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस लाना, वो डिफिकल्ट पार्ट है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। यदि आप राइट माइंडसेट रखोगे तो अच्छे से डेवलप होगा। तो इसलिए अपने को और बाकी किसी की परवाह नहीं करनी है, अपने को अपन क्या सोचते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मम्मी पापा सबको असाइड करना है, अभी मेरे को किसी को नहीं दिखाना है, बस मेरे को इस टेस्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, शानदार तरीके से रिवाइज करना है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि यार मेरे को ये चीजें नहीं आती है, कि मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स थ्योरी नहीं आती, कोई बात नहीं, जो नहीं आता उसको सीखेंगे। यदि टेस्ट के पहले टाइम है तो इट इज ओके, नहीं टाइम है तो बाद में सीखेंगे, उसको अलग से अपनी डायरी में नोट करो कि यार ये चीजें अभी भी मेरी पेंडिंग चल रही हैं और ये मेरे को सीखनी है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको अपने को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। अपने टेस्ट में, अपने रूम में एक पोस्टर बना सकते हो, टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। हमेशा ये ध्यान रहे, मन में ऐसे ही मंत्र की तरह बोलना है ऐसे, टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी, टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि हम उस फियर से बाहर निकलें और सही तरह से हम ग्रो करें। मान लो हमारे बैकलॉग्स हैं, इट इज ओके, करंट चैप्टर्स को अच्छे से करके आओ, जितना आता है उसको अच्छे से कर आओ। क्या हम करेंगे मिलके ऐसा? हाँ, 8 बजे, मान लो 9 बजे टेस्ट होता है, आपको 8:30 बजे का टारगेट रखना है कि यहाँ पे आ जाएं। 15 मिनट पहले आके एग्जाम हॉल में बैठ जाना है, जो भी आपकी सीट अलॉटेड है, और जो हम क्लास में करते हैं उसको साइलेंटली अपने को करना है। अपने सिस्टम को अडेप्ट कराना है बैठने के लिए, सोचने के लिए। तो रश नहीं रहना चाहिए कि अपन लेट भागते दौड़ते आ रहे हैं फिर पेपर में सेटल हो रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से, अच्छी तरह से। तो A4 साइज की रफ शीट सबके पास होगी, फोल्डेड होगी, स्टेपल्ड होगी, और हम एक फिर फाइल मेंटेन करेंगे। और मैंने जैसा पहले बोला था, इस बार मेरे से इतनी मेहनत मत कराना कि मैं डेली फिर आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपके रजिस्टर सबमिट होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत टाइम जाता है उन सब चीज़ों में। अभी ये अजम्पशन है, हमेशा ये रूल है कि संडे को टेस्ट हुआ और आपको कमिंग वीक के एंड तक आपको हमें रजिस्टर सबमिट करना होगा। तो काम ज़्यादातर संडे को ही निपटा लो, थोड़ा काम संडे को निपटा लो, खुद को डायरेक्ट करना है। दिमाग कहेगा यार टेस्ट दिया, आप कुछ नहीं करना, आज मस्ती करेंगे, थोड़ी बहुत कर लो, घंटा 2 घंटा कर लो, खा लो पी लो, जो करना है कर लो, उसके बाद बैठ जाओ टेस्ट पेपर लेके। और एटलीस्ट ये ट्राई करो कि एक सब्जेक्ट तो आप उसी दिन फिनिश कर दो, और फिर 2 सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट में, तीनों कर लेते हो बहुत अच्छा। तो फिर वो फियर्स भी हट जाएगा दिमाग से, वो डिसअपॉइंटमेंट भी हट जाएगा, और आप एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में आ जाओ कि मैंने टेस्ट में क्या क्या सीखना है, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई है। तो आप सही टेस्ट के पर्पस को अंडरस्टैंड कर जाओगे। ठीक है।